नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। और भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जो भारत में विभिन्न आयोग बने हुए हैं, विभिन्न आयोग और जो संस्थाएं बनी हुई हैं, संस्था, तो इन आयोगों और संस्थाओं के बारे में हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, हम लोग सबसे पहले जो है वित्त आयोग से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों का जो टॉपिक है आज की क्लास का है वित्त आयोग। आप सभी लोग जानते हैं, वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित भी होते हैं। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आया है। अनुच्छेद 280 की वित्त आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ पे की गई है, तो वो है अनुच्छेद 280। तो 280 को आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में, ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। कैसा ये अर्ध न्यायिक निकाय, याद रखना है कि अर्ध न्यायिक निकाय है ये। ठीक है, तो इसी के रूप में जो है इसका वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और इसका जो गठन होता है वित्त आयोग का, ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। गठन कौन करता है वित्त आयोग का? गठन राष्ट्रपति। ये भी पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी कर सकता है। सामान्यतया तो होता ये 5वें वर्ष है, पर ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो राष्ट्रपति इसके 5 वर्ष के पहले भी जो है वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न मिले कि वित्त आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो 280। ठीक है, इसका वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। संस्था कैसी है, अर्धन्यायिक निकाय है ये, और 5 वर्ष पे इसका गठन होता है सामान्यतया। वित्त आयोग का जो गठन है, ठीक है, उसके गठन में एक तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष के साथ साथ जो है 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। 4 अन्य सदस्य, याद रखिएगा कि अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत जो है तय किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जितना बोलेगा उसी अनुसार जो है इनका कार्यकाल भी तय किया जाता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ये बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को जो है इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। मतलब इनके जो चयन की विधि है, इनकी योग्यता क्या होगी, इसके निर्धारण का अधिकार जो है भारतीय संसद के पास है। भारतीय संसद के पास है। और इसी के तहत जो है संसद ने जो है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जो है योग्यताएं निर्धारित की हैं। ठीक है, आवश्यक ये है कि जो इसका अध्यक्ष होगा उसको सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष को जो है अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, इसको याद रखिए। ठीक है, और अध्यक्ष और सदस्यों की जो योग्यताओं की बात की गई है वो संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जो भी है। सार्वजनिक मामलों का अध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। और सदस्यों के लिए क्या होना चाहिए, अन्य जो 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, उनमें जो चुने जाते हैं, जो 4 सदस्य आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, मतलब या तो जो किसी हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के समान, या फिर इस पद के लिए मतलब वो योग्यता रखता हो। इसके अलावा इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत की
लेखा एवं वित्त के मामलों का विशेष ज्ञान हो। ये सभी कंडीशन जो हैं सदस्यों के लिए हैं। इसके अलावा एक और है कि या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। इसके अलावा उसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। मतलब ये कंडीशन है सदस्यों के लिए कि या तो उसके पास अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, ठीक है, या फिर भारत के लेखा एवं वित्त के मामले में विशेष ज्ञान हो, या फिर जो है ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। इसके साथ साथ जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य हो। तो मतलब यहाँ से जो है ये सदस्य चुने जाएंगे, कहने का अर्थ ये है। अब गठन भी हो गया, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होगा, वित्त आयोग का कार्य क्या होगा। वित्त आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति को जो है कुछ मामले हैं तो उनमें जो है सिफारिश करता है भारत का राष्ट्रपति। वो मामले कौन से हैं उनको हम लोग देख रहे हैं कि कुछ निश्चित मामलों में सिफारिश करता है। पहली चीज़ तो ये है कि संघ और राज्यों के बीच करों के जो बंटवारे की बात होती है, ठीक है, संघ व राज्यों के मध्य करों के बंटवारे की संस्तुति जो है, बंटवारे की जो मध्य करों के बंटवारे की जो संस्तुति है वो कौन करता है, वित्त आयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के बारे में सिफारिश कौन करता है, संचित निधि से सहायता अनुदान की सिफारिश जो है वित्त आयोग करता है। भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान करने वाले जो सिद्धांत हैं वो वित्त आयोग देता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जो है राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति यानी कि उनके लिए आवंटन के राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय, ये सभी जो है काम जो है वित्त आयोग के हैं। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को जो है सुदृढ़ मतलब वित्त से संबंधित जो है कोई अन्य विषय ज़रूरत के हिसाब से उनके बारे में सिफारिश, तो जनरली हम लोग जानते यही हैं कि जो ये संघ व राज्यों के मध्य जो करों के बंटवारे की बात की जाती है वो वित्त आयोग का मेन काम है। किंतु इसके साथ साथ और भी काम है, जैसे संचित निधि से राज्यों के सहायता अनुदान की बात करना, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के सहायता के लिए कोई सुझाव लेना है, ये सभी चीज़ें हैं जो राज्यों में नगर पंचायत होती हैं, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों में जो है उसके लिए राज्य की संचित निधि से जो है वित्त की सिफारिश करना। आयोग क्या करता है कि आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है गठन चूँकि राष्ट्रपति कर रहा है तो आयोग अपनी रिपोर्ट भी जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा कि ये जो रिपोर्ट मिलेगी राष्ट्रपति को वो संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और रिपोर्ट के साथ साथ जो है उसके जो आकलन संबंधी जो वित्त आयोग के आकलन करता है वो उसका ज्ञापन और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का विवरण भी जो है राष्ट्रपति जो है संसद में रखवाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि ये अपनी रिपोर्ट जो है जांच करने के बाद और अपनी सिफारिश देने के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं क्या बाध्यकारी होती हैं? वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है, सिफारिश वित्त आयोग की सिफारिश कैसी होती है? वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी होती है, ठीक है, सलाहकारी होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती है। इसकी जो सिफारिश की प्रकृति होती है वो सलाहकारी होती है और इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वित्त आयोग ने कह दिया तो सरकार बाध्य हो गई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये अपनी सिफारिश देगा, किंतु सिफारिश की जो प्रकृति होगी वो सलाहकारी होगी। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिश को लागू करे या ना करे। वित्त आयोग ने तो अपना काम कर दिया, जांच किया उसने, उसके बाद उसने अपनी
सिफारिशें दे दी। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो उसकी सिफारिशों को माने या ना माने, क्योंकि कोई बाध्यता है नहीं, लागू करे या ना करे उसकी इच्छा पर निर्भर है। अब जो वित्त आयोग बने हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आया करते हैं, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न मिलाने के लिए आया करते हैं वित्त आयोग से कि अभी तक कितने वित्त आयोग बने, ठीक है, और समय समय पर जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए तो उन वित्त आयोगों के अध्यक्ष कौन थे उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो उसमें हम लोग जो पहला वित्त आयोग है, ठीक है, पहला वित्त आयोग जो है वो आज़ादी के बाद गठित किया गया था, पहला या प्रथम वित्त आयोग। ये पहला है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षितिज चंद्र नियोगी, यानी कि केसी नियोगी भी कहा जाता है इन्हें, क्षितिज चंद्र नियोगी, ठीक है, पहला वित्त आयोग। इनका जो कार्यकाल है वो 1952 से 1957 ये समय है, 1952 से 1957 का समय है। अब हमको याद रखना है कि जो पहला वित्त आयोग, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है क्षितिज चंद्र नियोगी, यानी कि केसी नियोगी, शार्ट में कह सकते हैं केसी नियोगी, ठीक है। पहले के बाद दूसरा वित्त आयोग कस्तूरीरंगा संस्थानम, कस्तूरीरंगा संस्थानम, ठीक है, दूसरा वित्त आयोग कस्तूरीरंगा संस्थानम। 1957 से 1962 तक का इनका समय है, 1957 से 1962 तक का समय है कस्तूरीरंगा संस्थानम। तीसरा एके चंदा, ये चूँकि अभी तक पहला ही पूछा गया है पर ये कभी पूछ सकता है और मिलाने के लिए तो ख़ास तौर पे ये आता ही है। एके चंदा 1962 से 1966 तक का समय है, 1962 से 1966 तक का समय है इनका। तीसरा चौथा वित्त आयोग जो है ये वेंकटरमन राव राजा मन्नर के नेतृत्व में बना था और 1966 से 1969 तक का इनका समय रहा, ठीक है। अगर आपको तीन मालूम है और कभी मिलाने के लिए चौथा आ रहा है तो आप आसानी से जो है इन तीनों को मालूम होने की वजह से चौथा आप सही से निकाल लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, जब इनको देख ही रहे हैं तो वेंकटरमन राव राज मन्नर, ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जो इनका समय है वो 1966 से 1969 तक का समय है, 1966 से 1969 तक का ही इनका समय है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए सामान्यतः करता है, किंतु आवश्यकता अनुसार कभी कभी पहले भी कर सकता है। तो ये 4 वित्त आयोग हमने देखे अभी तक, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अभी आगे और भी इम्पॉर्टेंट जो पर्सन हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, पर यहाँ पे आपको पहला तो भूलना ही नहीं है, बाकी में तो गुंजाइश है कि आप कहीं मिस कर सकते हैं, पर पहला वित्त आयोग तो आपको भूलना ही नहीं है कि केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी के अध्यक्षता में बना था। कब बना था? 1952 में से 1957 तक का समय है इसका। अब चौथा के बाद हम पाँचवां देख ले रहे हैं। पाँचवां वित्त आयोग महावीर त्यागी की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। पाँचवां किसकी अध्यक्षता? महावीर त्यागी, पाँचवां वित्त आयोग। और ये जो पाँचवां है ये 1969 से लेकर 1974 तक का समय है, 1969 से 1974 तक का समय है। और जब हम देखते हैं इस लिस्ट में तो पाँचवां वित्त आयोग यानी कि महावीर त्यागी की अध्यक्षता में बना, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला पाँचवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महावीर त्यागी कि पाँचवां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था। पाँचवें के बाद छठा जो है, छठा वित्त आयोग वो ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। छठा ब्रह्मानंद रेड्डी
ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में बना था छठा, और समय इसका 1974 से 1979 तक का है। 1974 से 1979 का समय है इसका छठा वित्त आयोग का। अब छठे के बाद हम सातवां वित्त आयोग देखते हैं। सातवां वित्त आयोग जो है जे.एम. सैलट के अध्यक्षता में बना था और 1979 से लेकर 1984 तक का समय है। सातवां किसकी अध्यक्षता में बना था? जे.एम. सैलट। जे.एम. सैलट की अध्यक्षता में बना था और 1979 से 1984 का पीरियड है ये सातवां वित्त आयोग। सातवें के बाद आठवां वित्त आयोग आता है तो वाई.वी. चौहान इसके अध्यक्ष होते हैं। आठवां वाई.वी. चौहान, ये वाई.वी. चौहान जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और 84 से लेकर 89 तक का इनका समय है। 1984 से 1989 तक का इनका समय है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पत्र के नज़रिए से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छठा वित्त आयोग ब्रह्मानंद रेड्डी और सातवां बी.एम. सैलट और आठवां वाई.वी. चौहान, इनको आपको याद रखना है। इनको आप अलग से भी नोट कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है। पहला, पाँचवां, आठवां। नवां एन.पी.के. साल्वे, नवां एन.पी.के. साल्वे, ठीक है, एन.पी.के. साल्वे, ये नवें वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं और 89 से लेकर 95 तक का इनका समय है। 1989 से लेकर 1995 तक का इनका समय है। तो हम लोगों ने नवें वित्त आयोग तक देखा, इसके आगे भी हम लोग देख रहे हैं, पर आपको याद रखना है पहला, पाँचवां, छठा और आठवां, ये नहीं भूलने हैं, ठीक है। अब आगे के वित्त आयोगों के बारे में देखते हैं और उनके अध्यक्षों को देखते हैं और उनका जो समय है उनको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो है देखा नवें वित्त आयोग तक। 10वें वित्त आयोग कृष्णचंद्र पंत, 10वें वित्त आयोग जो है कृष्णचंद्र पंत, इनकी अध्यक्षता में बना था केसी पंत कह सकते हैं शॉर्ट में, कृष्णचंद्र पंत, इनकी अध्यक्षता में बना था 10वां वित्त आयोग। 1995 से 2000 तक का समय है। 1995 से लेके 2000 तक का समय है और केसी पंत की अध्यक्षता में था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है, इसके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, जो आ चुका है और आ भी सकता है। केसी पंत, कृष्णचंद्र पंत। 10 के बाद 11वां वित्त आयोग। 11वां वित्त आयोग डॉक्टर अली मोहम्मद खुसरो, 11वां अली मोहम्मद खुसरो, ये भी इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में इसको भी डालिए। अली मोहम्मद खुसरो, 2000 से 2005 तक का समय है। 2000 से 2005 तक का समय है। ए.एम. खुसरो शॉर्ट में कह सकते हैं, ए.एम. खुसरो, अली मोहम्मद खुसरो। अब 12वां वित्त आयोग। 12वां वित्त आयोग जो है वो सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन, सी रंगराजन, 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010, 2005 से 2010 तक है, सी रंगराजन की अध्यक्षता में। 2010 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद 13वां वित्त आयोग बनता है और 13वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो विजय एल केलकर होते हैं। विजय एल केलकर की अध्यक्षता में 13वां वित्त आयोग बनता है और 2010 से लेकर 2015 तक का इसका समय होता है। 2010 से 2015 तक का इनका समय होता है। विजय केलकर की जो अध्यक्षता में बनता है 13वां वित्त आयोग। और 14वां वित्त आयोग जो बनता है वो वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में बनता है। 14वां वित्त आयोग जो है वो वाई.वी. रेड्डी, ठीक है, रेड्डी की अध्यक्षता में बनता है
और ये वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में बनता है। 2015 से 2020 तक का इसका समय है, 2015 से 2020 तक का इसका समय है। यानी कि वाई वी रेड्डी 15 से 20 तक का समय है। 15वां वित्त आयोग, जो आखिरी वित्त आयोग जो चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह हैं और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2020 से लेकर 2025 के मध्य के लिए हैं, 2020 से 2025 तक के लिए हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है, मतलब 10वां तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 के बाद जो 12वां सी रंगराजन इम्पॉर्टेंट, 13वां विजय केलकर, 14वां वाई वी रेड्डी और 15वां एन.के. सिंह। तो 15वां जो कि लेटेस्ट है तो इसलिए और ज़रूरी हो जाता है। इसका जो समय पीरियड है वो 2020 से 25 के लिए इसकी संस्तुतियाँ हैं। तो इसलिए चूँकि ये पूछा भी जा चुका है इधर, तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है और इसका जो समय है जो इसने सिफारिश की हो 2020 से लेकर 2025 के लिए है। तो आपको कुछ वित्त आयोगों के अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इनको याद करिए कि 10वें वित्त आयोग के कौन थे, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, इधर के तो सीरियल से चारों वित्त आयोग क्लियर होने ही चाहिए। और इसके बाद 10वां शुरू में पहला, और जो अन्य जो बीच बीच में बने हुए हैं वो सभी वित्त आयोग याद होने चाहिए। 6वां के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, 6वें के अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण है। 8वें के कौन थे, 10वें, 10 के बाद इधर तो पूरे ये लगभग 4 जो हैं क्रम से 12, 13, 14, 15 ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था वित्त आयोग। अब इसके आगे हम लोग एक अगला टॉपिक देख ले रहे हैं, अगली संस्था के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि कम से कम 3 संस्थाएं तो हमको क्लियर करनी ही हैं। दूसरी जो संस्था है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है। संविधान में क्या व्यवस्था की गई, संविधान में जो है एक 65 यानी कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। 65वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन अधिनियम। ये जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम हो 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। और 1990 के इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 338, ठीक है, का संशोधन किया गया। और 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विषय में विचार करने के लिए और उन पर जो है अपना प्रतिवेदन देने के लिए जो है एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई भारत में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 65वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। किसके लिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए, ठीक है, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का जो ये आयोग बना, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ठीक है, इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया गया। आयोग में कई सदस्य होते थे, आयोग में 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, यानी 7 सदस्यीय आयोग है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके बाद 2003 में क्या हुआ, 2003 में एक संविधान संशोधन किया गया, 89वां, ठीक है, 2003 में एक 89 यानी कि 90वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके द्वारा जो है अब दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। 65वें के द्वारा तो एक आयोग बनाया गया, किंतु फिर 2003 में जो है ये 89वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया, ठीक है, दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया। और प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों की व्यवस्था की गई। और इन सभी जो अध्यक्ष सदस्य हैं इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है।
यह जो आयोग है, ठीक है, अनुसूचित जातियों, दोनों अलग अलग आयोग जो हैं, ये आयोग जो हैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिकायतों की जांच करते हैं, ठीक है, और इनसे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर नज़र रखते हैं। तो ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोगों के बारे में हम लोगों ने देखा। दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब एक तीसरी संस्था हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो संस्थाएं देखी हैं। तीसरी संस्था एक पहले की संस्था है, ज़रूरी नहीं कि अब तो खैर इसका महत्व भी कम हो गया है चूँकि नाम ही बदल गया है, पर ये कभी पूछी जा सकती है तो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हो जाती है। योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग नीति आयोग के पहले यही संस्था थी और इसी संस्था का नाम बदल कर बाद में नीति आयोग हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग योजना आयोग देख ले रहे हैं। योजना आयोग जो थी एक संविधानेतर संस्था थी, ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं थी, संविधानेतर संस्था थी। नीति आयोग भी ऐसी ही संस्था है, नेतर, संवैधानिक ना होके मतलब संविधान के बाद की बनी हुई संस्था यानी कह सकते हैं संविधान इतर, ठीक है। तो संविधानेतर संस्था है योजना आयोग और इसकी स्थापना जो है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी 1946 में गठित की गई थी केसी नियोगी समिति। तो मतलब कि सलाहकारी भाई जो ये समितियां गठित की गई ये सलाहकारी संस्थाएं होती हैं। तो जो ये केसी नियोगी की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी तो इसकी सिफारिश के आधार पे जो है योजना आयोग की भारत में स्थापना की गई, ठीक है। योजना आयोग बना कब था? 1950 में बना था योजना आयोग। योजना आयोग जब बना था तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था प्रधानमंत्री। अब आप यही सोचिए कि यही सब जो है योजना आयोग जब ख़त्म हो रहा है तो नीति आयोग आता है और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो योजना आयोग हमको जानना ये ज़रूरी है कि योजना आयोग 1950 में बना था, ठीक है। सिफारिशें सलाहकारी ही थी और इसके जो अध्यक्ष बनते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। इसके उपाध्यक्ष का पद जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष का जो पद होता है उसे केंद्रीय मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता था उपाध्यक्ष को पद को। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता था? प्रधानमंत्री करता था योजना आयोग में। जब ये संस्था चल रही थी तो इसमें 4 से लेकर 7 तक पूर्णकालिक सदस्य होते थे और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होते थे, ठीक है। यद्यपि राज्य सरकार का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, इसी सब की वजह से नीति आयोग लाना पड़ता है। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, हमको यहाँ पे प्रश्न जो बन सकते हैं वो हमको देखना है। योजना आयोग 1950 संविधानेतर संस्था, ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री और प्रथम अध्यक्ष जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और इसके लिए केंद्र सरकार को सलाह देना, ये सभी काम थे। पर योजना आयोग के साथ ही नीति आयोग ये जुड़ी हुई संस्था यानी कि इसी संस्था का नाम कह सकते हैं कि नीति आयोग किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन होता है नीति आयोग का। नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, NITI, ये फुल फॉर्म है इंग्लिश में नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अब योजना आयोग जो बनाई गई थी तो योजना आयोग की जो संकल्पना इस रूप में की गई थी कि जनता के लिए योजनाएं जनता के द्वारा बनाई जाएं, ठीक है। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य ये था कि जनता के लिए योजनाएं, जनता के लिए योजना जनता के
द्वारा, ठीक है, बनाई जाएं। जनता के लिए योजना जनता के द्वारा बनाई जाए। परंतु योजना आयोग में तो योजनाओं का जो निर्माण था, ठीक है, वो विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा था। आंकड़े जुटाकर योजनाएं जो है राज्यों को दे दी जाती थी और यह कहा जाता था कि इन्हें राज्य जो है लागू करें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे काफ़ी लंबे समय से शिकायत थी कि हमको बना बनाया मिल जा रहा है, शिकायत थी, तो नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग में वही लोग नीतियां बनाएंगे जो इन्हें लागू करेंगे, पहली महत्वपूर्ण बात, ठीक है। नीति आयोग में नीतियां कौन बनाएगा? नीतियां वही लोग बनाएंगे जो इन्हें लागू करेंगे। ये मेंस का भी टॉपिक है और प्री प्रश्न तो आते ही हैं। तो हम यहाँ पे योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अंतर देखें कि यहाँ पे तो बनी बनाई नीतियाँ मिल जा रही हैं, पर नीति आयोग में क्या हुआ कि नीतियाँ वही लोग बनाएंगे जो इन्हें लागू करेंगे। योजनाएं ऊपर से योजना भवन से बनकर नहीं आएंगी, मतलब ऊपर से बन के नहीं आएंगी। योजनाओं के निर्माण में जो पूरी प्रक्रिया चेंज हो जा रही है। यहाँ पे नीतियाँ जो है भागीदारी के आधार पर निर्मित होंगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब ये लोग जिनको लागू करना है वही बनाएंगे तो इनकी भागीदारी होगी, नीति निर्माण में इनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, ठीक है। और नीतियाँ जो होंगी वो टॉप टू डाउन के बजाय टॉप टू अप की ओर बनेंगी, टॉप टू अप की ओर बनेंगी, ठीक है, टॉप टू अप। अब यहाँ पे क्या था योजना आयोग में, यहाँ पे जो नीतियाँ बनती थी वो टॉप टू डाउन की ओर बनते थी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। अब यहाँ पे ऊपर की ओर बनेंगी। कहने का मतलब दोनों का अंतर देखिए। अब वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो हमारे देश में जो है योजना आयोग की जगह में नीति आयोग ही काम कर रहा है, यानी कि संस्था जो है समाप्त हो चुकी है और इसकी जगह पे नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ जो है विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि सभी का मिला जुला, सभी का सहयोग, राज्यों के लिए जो है राज्यों के सतत आधार पर जो है सूचना सहयोग की जो है पहल करना और आपसी सामंजस्य से जो है सहयोगपूर्ण जो है एक संघवाद को बढ़ावा देना कह सकते हैं, ठीक है। देश के मतलब समावेशी विकास, या फिर कह सकते हैं कि देश को मतलब एक सहयोगात्मक मजबूत ढांचा विकसित करने की बात की जा रही है। और ग्राम स्तर पर जो है विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना और उन योजनाओं को तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, जिससे कि ये हम सतत विकास की ओर बढ़ सकें। ये सभी उद्देश्य जो है नीति आयोग के हैं। इसके साथ साथ जो है समाज के उन विशेष वर्गों पर भी ध्यान देना जो अभी तक लाभ से वंचित हैं, ये भी उद्देश्य है किसका? नीति आयोग का। और एक लंबे समय के लिए जो है राजनीतिक नीति कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और उसकी प्रगति की क्षमता की निगरानी करना, ये सभी जो काम हैं, ये जो उद्देश्य हैं वो किसके हैं? ये उद्देश्य जो है नीति आयोग के हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। तो जो उपाध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होगा। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा ये प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होगा। अब इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को सर्च करना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। इसके अलावा नीति आयोग में जो है गवर्निंग काउंसिल भी होती है, और जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है नीति आयोग में जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि नीति आयोग के गठन में, इसके संगठन में कौन कौन लोग होते हैं,
तो एक तो पहले अध्यक्ष हो गए, दूसरे उपाध्यक्ष हो गए, तीसरे गवर्निंग काउंसिल हो गया, चौथी बात है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक से अधिक राज्य या क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाती हैं। ये क्षेत्रीय परिषद जो बनती हैं वो विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बनाई जाती हैं। और क्षेत्रीय परिषदों की बैठक जो है वो किसके निर्देश पे होती है? प्रधानमंत्री के निर्देश पे होती है। और जो ये क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है, इसमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इन क्षेत्रीय परिषदों में शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता, क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता होती है वो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वही करेंगे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। अब एक नीति आयोग का जो पूर्णकालिक ढांचा है उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि जो पूर्णकालिक ढांचा है उसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका जो ढांचा है थोड़ा सा हम लोग इसको देख ले रहे हैं, नीति आयोग का ढांचा, क्योंकि कभी कभी यहाँ प्रश्न बन जाते हैं। पर फिलहाल आपके लिए प्रश्न यही है कि नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, पर उपाध्यक्ष कौन है ये आपको सर्च करना है कि उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का पूर्णकालिक ढांचा, नीति आयोग पूर्णकालिक, इसका ढांचा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से आप लोग परिचित ही हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अंशकालिक पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, ठीक है। अंशकालिक सदस्यों में जो है इसमें विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से संबंधित जो है अधिकतम 2 पदेन सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 2, और जो पदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। इसमें इसके ढांचे को हम लोग देख रहे हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक, अंशकालिक और पदेन सदस्य। पदेन सदस्य जो होते हैं इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम जो है 4 सदस्य, ठीक है, अधिकतम जो है 4 सदस्य पदेन सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम कितने सदस्य? अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है, और इन्हें विशिष्ट कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि समय, निश्चित समय की बात की जा रही है। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की व्यवस्था की गई है नीति आयोग में, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, इस पद की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है ये भी आपको सर्च करना पड़ेगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसमें मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होगा, ठीक है, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके रूप में? CEO, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। और कहा गया कि सचिवालय का गठन जो है आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। तो ये नीति आयोग का ढांचा था, ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन सभी की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो अब हम लोगों जो है यहाँ पे हम लोग आज जो है नीति आयोग तक हम लोगों ने देखा है, और इससे आगे की चर्चा जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।